नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपने पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन हम एक जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, जिसका नाम है थारू जनजाति या थारू ट्राइब। तो ये जनजाति हाल ही में सुर्खियों में रही है। क्या है न्यूज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें तो इट इज रिलेवेंट विद यूपीएससी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर एससीज एंड एसटीज। तो थारू जनजाति अगर हम बात करें तो एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये प्रचलित है आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर, और हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रही है क्योंकि थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, उन्हें घर मिलने की वजह से, और घर किस तरह मिल रहा है, पीएम आवास योजना जो यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई गई, उसके तहत घर मिलने की वजह से यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक खुशी का माहौल और खुशी का यहाँ पर एक अनुकूल बोल सकते हैं एनवायरनमेंट यहाँ पर रह रहा है। और थारू ट्राइब्स के लिए जो ये केस स्टडी का इशू है, आप इसको एज एन एग्जाम्पल और एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। हाल ही में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई है, फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, कि जिनके घर पर छत नहीं थी, और स्पेशली क्योंकि तराई क्षेत्र में रहते हैं तो बारिश के टाइम पर इनके घरों से पानी का लीकेज होना, प्रॉपर फैसिलिटीज ना होना, इसकी वजह से यहाँ पर थारू जनजाति काफी मुश्किलों में रह रही थी। और हाल ही में अगर हम देखें तो पीएम आवास योजना के तहत जो इनको घर यहाँ पर सरकार ने बना के दिए हैं, तो इससे ये काफी खुश है और जो भी इनकी समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर काफी हद तक कम हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, साथ ही में थारू ट्राइब क्या है, हम ब्रीफ में आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, कई पहले भी सेशंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ब्रीफ में देखें तो एक भारत सरकार जो इंदिरा आवास योजना थी, उसके बाद उसी को रिप्लेस करके नाम यहाँ बदल के पीएम आवास योजना लाई गई, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पहल है। इसका ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पर अगर हम बात करें कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको सस्ते मतलब अफोर्डेबल और मॉडर्न हाउस यहाँ अवेलेबल करवाना, दैट इज सस्ते और आधुनिक आवास यहाँ प्रदान करना है, और इसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। तो ये जो आपकी बोल सकते हैं योजना या स्कीम है, ये आपकी इम्प्लीमेंट या शुरू हुई थी 2015 में, और सभी भारतीय नागरिकों को यहाँ पर उनका घर होना, इसका उद्देश्य है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो बिना घर के, बिना छत के ना रहे, राइट। अब इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और एक आपके शहरी क्षेत्रों के लिए। तो जो शहरी क्षेत्र के लिए शुरू हुआ था वो वही 2015 में, और फिर 2016 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी शुरू की गई थी, राइट। तो ये यहाँ पर इन्होंने डेडिकेटेडली टारगेट्स बनाए कि हमें शहर में कितने घर यहाँ प्रदान करने हैं और गाँव में कितने करने हैं। तो इसी योजना के तहत यहाँ पर थारू जनजाति को घर मिले हैं, और यहाँ की महिलाएं और जनजाति के जो लोग हैं ये काफी खुश नजर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थारू ट्राइब के बारे में। कोई भी जनजाति हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, और इनका सिग्निफिकेंस हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, राइट। तो थारू जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से इंडिजिनस ग्रुप है, मतलब भारत की ही नेटिव ये जनजाति है। तराई प्लेन मतलब तराई के जो मैदान है उन क्षेत्र में रहती है। अभी तराई के मैदान कहाँ है, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपके सबसे ऊपर तो आ जाते हैं हिमालय। हिमालय जैसे ही खत्म होते हैं, जैसे आपका सबसे पहले आता है आपका मुख्य हिमालय में वृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, फिर आते हैं आपके मध्य हिमालय, और फिर आते हैं आपके शिवालिक्स, राइट, जो सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम हिमालय की श्रेणी है। इसके बाद आते हैं आपकी जो भी नदियां हिमालय से आ रही है, तो वो नदियां क्या करती है, अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर आती है, राइट। हिमालय से जो भी नदियां आ रही है, अब वो जो बड़े बड़े अवसाद, जैसे अगर आप उत्तराखंड गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, तो आपने देखा होगा नदी चल रही है और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े आपके भाटे की तरह, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोन्स जैसे स्ट्रक्चर आपके साइड में किनारों में पड़े होते हैं। तो वो वाला जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं भाबर, जस्ट हिमालय के
शिवालिक के नीचे तलहट पर गिरिपथ पर आपको भाबर वाला क्षेत्र मिलता है, जहां पर नदियां अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लाती है और एक जगह जाके जमा कर देती है। जहां पर ये भाबर वाला क्षेत्र खत्म होता है, उसके बाद नदियों का पानी एकदम से बाहर निकलता है उन पत्थरों से और आपको एक दलदला और बहुत ही ज्यादा पानी वाला स्वाम्पी यहाँ पर रीजन बनाता है, जिसे हम कहते हैं तराई रीजन। जिसे हम क्या कहते हैं? तराई रीजन। और तराई रीजन ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर इतना अच्छा पानी होता है क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की वजह से सही से नदियां ऊपर की तरफ नहीं चल पाती, नीचे नीचे से नदियां चलती है, अगर आपने इस तरह के दृश्य देखे हो। और एक जगह जाके जहां पर ये अवसाद खत्म हो जाते हैं, वहां नदियों का पानी एकदम से बाहर आता है और एक दलदला कीचड़ जैसा यहाँ पर क्षेत्र बनता है, जिसे हम तराई कहते हैं। अब यहाँ इतना पानी होता है कि यहाँ बड़े घने जंगल पाए जाते हैं। लखीमपुर गिरी राष्ट्रीय उद्यान ले लो या दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ले लो, ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं जो फॉरेस्ट में बने हैं, राइट। तो ये फॉरेस्ट वाला जो पूरा क्षेत्र आपको यहाँ मिलता है नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे, ये पूरा तराई वाला क्षेत्र है। कृषि के लिए भी ये बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। तो थारू जो जनजाति है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड और भारत के जो इंडो नेपाल वाला बॉर्डर है, यूपी और आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पर निवास करती है। तो राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहली बात कि कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, भारत और नेपाल दोनों ही जगह रहते हैं क्योंकि ये पूरा तराई क्षेत्र इस तरह से फैला हुआ है। इसके अलावा भारत के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये निवास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पहाड़ खत्म हो गए, फिर आपका भाबर वाला क्षेत्र आता है, फिर तराई वाला क्षेत्र आता है, राइट। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र शुरू होता है। तो ये चीज हम देखते हैं किसके बारे में, कहां पर इनका निवास है, थारू ट्राइब का। अब अगर हम बात करें तो इनके फूड हैबिट्स क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि बगिया और ढिकरी, जिस तरह से हम स्टीम्ड मोमोज खाते हैं ना, उसी तरह से ये चावल के आटे से बने इस तरह की ढिकरी का यहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको ये अपने फूड हैबिट्स में ये इंक्लूड इन्होंने किया हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करें एक्सक्यूज मी, साथ ही में अगर हम देखें तो घोंगी करके भी एक इनकी डिश है, जिसमें एक जो स्नेल होता है, स्नेल जो आप जानते होंगे, उसको कुक किया जाता है एज अ स्नेल की कड़ी बना के, उसमें कोरिएंडर, चिली, गार्लिक इन सबका यूज करके यहाँ पर घोंगी भी बनाया जाता है। ये भी इनकी ट्रेडिशनल डिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। तो घोंगी और ढिकरी इनके फूड हैबिट्स में इंक्लूडेड है। आगे बात करें तो क्या ये ट्राइब शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा है, तो बिल्कुल। अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने 1967 में आपकी थारू जनजाति को एक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ें तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, वो 11 लाख से ज़्यादा है और अब ये नंबर 20 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है, जिसमें थारू ट्राइब का भी कुछ हिस्सा रहता है। तो ये जनसंख्या की बात हुई क्योंकि मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती हैं। आगे बात करें तो भाषा किस तरह की बोलती हैं। भाषा इनकी खुद की भाषा है, जिसे हम थारू या थारूहाटी कहते हैं। ये इंडो आर्यन जो उपसमूह रहे हैं, उस समय आर्यन इन्वेजन हुआ और उस समय जो भाषा इन्होंने अडॉप्ट करी वही इनकी भाषा है, थारू ट्राइब, राइट। तो यहाँ पर इनकी भाषा ये बोलते हैं। साथ ही में नेपाल में मध्य नेपाल वाले क्षेत्र में भोजपुरी से संबंधित ये भाषा यहाँ पर बोलते हैं, राइट। और दूसरी चीज, आपके पूर्वी नेपाल में ये मैथिली से संबंधित, मैथिली भोजपुरी दोनों ही बिहार और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पर भोजपुरी और मैथिली के कुछ वेरिएंट्स है जो आपके मध्य नेपाल और पूर्वी नेपाल में बोले जाते हैं। एज इंफॉर्मेशन जो भी हमें इंडियन एक्सप्रेस से मिली है उसके तहत ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। आगे बात करें तो रिलीजन कि किन्हें मानते हैं, किन्हें वर्शिप करते हैं, तो ये लॉर्ड शिवा को यहाँ पर पूजते हैं, महादेव के नाम से ये समझते हैं। और इनके सुप्रीम बीइंग जिनको ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो है नारायण, जिनको मतलब इनका ऐसा मानना है कि वो यहाँ पर सूर्य के देवता, आपके बारिश वर्षा के देवता और फसल की जो कटाई होती है, हार्वेस्ट के जो देवता है, वो भी यहाँ पर नारायण को ये मानते हैं और वर्शिप ये लॉर्ड शिवा को भी करते हैं। साथ ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो ट्राइब है ये प्रकृति से तो इनको प्यार है ही, साथ ही में ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म में भी यहाँ पर वर्शिपिंग
करती हैं। मतलब थेरावाड़ा बुद्धिज्म, आपको पता है बुद्धिज्म के 2 सेक्ट हैं, हिनायना और थेरावाड़ा। अगर हम थेरावाड़ा बुद्धिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है बड़ों की जो थ्योरी है, बड़ों ने जो कह दिया है उसको मानना, राइट, उसको सम्मान देना। तो थेरावाड़ा वाले जो वर्ग के लोग होते हैं वो जो गौतम बुद्ध है उनकी बातों को यहाँ पर मानते हैं, उन्होंने जो उनकी जो टीचिंग्स है उनको अडॉप्ट करते हैं और सेल्फ लिबरेशन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है ये श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र है यहाँ काफी प्रचलित है। और थेरावाड़ा बुद्धिज्म का ही यहाँ पर मान करते हैं, वर्शिप करते हैं थारू ट्राइब के कुछ लोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स है उन पे यहाँ पर जोर दिया जाता है और उन्हीं की पालना यहाँ की जाती है। तो बुद्धिज्म के कौन से सेक्ट का मानना करते हैं यहाँ पर? थेरावाड़ा की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे चलती है इनकी, तो अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कृषि पे यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं, पशुपालन करते हैं, फिशेस, मछली यहाँ पर उत्पादन करते हैं और जो भी आपके जंगलों से संबंधित उत्पादन होता है उसे यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। चावल, लेंटिल्स, आपकी दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये इनके खाने में रहता है, इनकी थाली में। और साथ ही में बात करें तो ये जो अपना घर है ये बांस और किससे, मिट्टी से बनाते हैं, कीचड़ से बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा इस तरह के यहाँ पर बांस और मड से ये क्या बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे। इन्हीं में दिक्कत आ रही थी और अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का हाउस का जो निर्माण किया गया है इन लोगों के लिए, इसीलिए ट्राइब फिर से अभी सुर्खी में रही है। तो गेहूं हो गए, राइस हो गया, राइट, लेंटिल्स हो गया, ये इनकी स्टेपल डाइट्स में काउंट होता है। अब बात करते हैं कि सोसाइटी कैसी है यहाँ की। तो पितरात्मक सोसाइटी है, पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, बट एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, भूमि से संबंधित जो अधिकार रहते हैं वो यहाँ पर महिलाओं के पास है, जिस तरह से हिंदू सोसाइटी में भी काउंट होता है। और अगर हम बात करें तो थारू कम्युनिटी का एक कॉमन फीचर है कि ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, कॉम्पैक्ट विलेजेस। मेजरली अगर हम बात करें तो आपके फॉरेस्ट या जंगलों के अंदर मिडिल में ये रहते हैं, राइट। और गांव में भी गवर्न करने के लिए काउंसिल यहाँ पर बनाई जाती है, उसका भी हेड विलेज मेंबर होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिस्टमैटिकली यहाँ गवर्नेंस भी फॉलो होती है और सोसाइटी भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलती है। आगे बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमारे लिए थारू ट्राइब महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये कोई भी पोल्यूशन या फिर किसी भी तरह का बोल सकते हैं हमारे पर्यावरण या हमारे सराउंडिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे क्षेत्रों में भी रह सकते हैं जहां पर आम लोग निवास ना करें, मतलब इतने डेडली बोल सकते हैं रीजन्स में भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कल्चरली, संस्कृति से ये बहुत भरपूर है और बहुत सालों से ये जंगलों में रह रहे हैं, बहुत कम संसाधनों के साथ, तो बहुत ही इको फ्रेंडली मैनर में ये रहते हैं। और जो भी इनके बोल सकते हैं इन्होंने अभी तक मॉडर्न वे नहीं अपनाया है, आज भी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेस को ही ये यूज करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो थारू ट्राइब का ये सिग्निफिकेंस है, साथ ही में जितनी भी इंडिजिनस ट्राइब्स हम देखते हैं उनका यही इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हमें समझ आता है। आखिर में अगर हम बात करें तो आपको इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दैट इज थारू ट्राइब इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद इंडियाज विच स्टेट। थारू जनजाति का संबंध भारत के प्रमुख तौर पर भारत के किस राज्य से है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे एंड लेट मी नो इफ यू हैव लाइक द सेशन और नॉट। आगे बात करें, अगर आपको अंकित अवस्थी सर के द्वारा जीए फाउंडेशन कोर्स परचेज करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए 1499 में कोर्सेज अवेलेबल। RS Complete Recorded Foundation Badge is also available in 4999। SBI PO या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें वो भी हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अवेलेबल है। UPPSC, BPSC, RRB, SSC सभी की आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही में मंथली करंट अफेयर्स विच प्ले एसेंशियल रोल इन एनी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में आपके लिए मंथली करंट अफेयर हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अवेलेबल है। इसके आगे हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप चैनल और
कॉल सेंटर पर आप कोई भी इश्यू हो तो कॉल कर सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट येट. धन्यवाद.